हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी स्पाइन गॉड के बारे में। स्पाइन गॉड, जिसे कि हम करतोली के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है और एक एग्जॉटिक वेजिटेबल है। यानी कि इस वेजिटेबल की कल्टीवेशन उस लेवल पे नहीं की जा रही जितनी कि अदर वेजिटेबल्स की कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेशन की जा रही है। स्पाइन गॉड कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका बोटेनिकल नेम है मोमोर्डिका डायोका और कॉमन नेम है करतोली, जिसे कि कंतोला के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइन गॉड, स्पाइन्स की वजह से इसका नाम स्पाइन गॉड पड़ा है, यानी कि इसकी जो स्किन है उसके ऊपर स्पाइन्स पाई जाती हैं। और इसका एडिबल पार्ट आप देख सकते हैं, फ्रूट्स है। जितने भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स रहती हैं उनका जो एडिबल पार्ट है वो फ्रूट रहता है। इसका क्रोमोसोम नंबर 28 रहता है। अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पाइन गॉड, स्पाइन गॉड एक पेरेनियल वेजिटेबल है, यानी कि इसकी जो वाइन्स रहती हैं वो पेरेनियल नेचर की हैं, थ्रू आउट द ईयर ग्रो करती हैं और डायोशियस स्पीशीज हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं एक ही प्लांट के ऊपर। देन स्पाइन गॉड जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंटिनेंट्स में पाई जाती है, यानी कि सदर्न एस्पेक्ट्स की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है और इसे समर वेजिटेबल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 10% जो मेल प्लांट रहते हैं और कुछ जो फीमेल प्लांट रहते हैं 90%, तो इसीलिए इसे डायोशियस कहा जाता है। यानी कि 10% मेल प्लांट्स जो हैं वो सफिशिएंट रहते हैं पॉलिनेशन के लिए टू द फीमेल प्लांट्स। बाल्सम पियर के नाम से भी इस वेजिटेबल को जाना जाता है और इसे बिटर गॉड, यानी कि यह बिटर नेचर की रहती है, कड़वाहट रहती है इस वेजिटेबल में, इसीलिए इसे बिटर गॉड भी कहा जाता है। देन इसकी जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को हम जनरली एज अ वेजिटेबल पर्पस से लेते हैं और स्पेसिफिक फीचर है इस वेजिटेबल का, इसके जो सीड्स रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है और यह बहुत ही रिच रहती है एंटीऑक्सीडेंट्स में, स्पेसिफिकली कैरोटीन की जो मात्रा है 100 ग्राम एडिबल पोर्शन में लगभग 162 माइक्रोग्राम पाई जाती है। और इसमें ट्यूबरस रूट्स रहते हैं और ट्यूबरस रूट्स की जो है बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ रहती हैं। रूट्स का पार्ट, जो इसके रूट्स के पार्ट्स रहते हैं उसमें एंटी कैंसरस, एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। रूट्स का अगर एक्सट्रैक्ट निकाला जाए, जिसे कि रूट एक्सट्रैक्ट कहा जाता है, उसमें मिथानोल प्रेजेंट होता है और मिथानोल की प्रेजेंस की वजह से ही इसमें कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। अबाउट द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मोमोर्डिका जो है एक ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप है, यानी कि एशियन कंटिनेंट्स में सबसे ज़्यादा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है और ये ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स की क्रॉप है। जैसे कि मैंने बताया, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादातर स्पाइन गॉड को कल्टीवेट किया जाता है और इसका जो मेन ओरिजिन है, इट मीन्स कि वो कुछ ईस्टर्न पार्ट्स हैं इंडियन रीजन के और सदर्न चाइना रीजन के। देन अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो चाइना, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई आफ्टर एशियन कंटिनेंट। देन इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन ओडिशा, बिहार और वेस्ट बंगाल में की जाती है और इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र जैसे एरियाज़ में भी स्पाइन गॉड की कल्टीवेशन की जाती है। जनरली ये क्रॉप जो है मेघालयन रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस है और जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे कंतोला यानी कि करतोली को ग्रो किया जाता है वो है वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। नाउ अबाउट द टेक्सोनमी ऑफ द क्रॉप, जैसे कि जीनस मोमोर्डिका में लगभग 23 स्पीशीज पाई जाती हैं और इसका किंगडम है प्लांटे, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर कुकुरबिटेल्स, फैमिली कुकुरबिटेसी, जीनस है मोमोर्डिका और स्पीशीज रहती हैं डायोका। मोमोर्डिका में बिटर गॉड जो है वो ज़्यादा फेमस है और इसमें 4 स्पीशीज पाई जाती हैं इंडियन कंटिनेंट में, जैसे कि मोमोर्डिका जेरेंसिया जो कि कल्टीवेटेड बिटर गॉड के नाम से जाना जाता है और म्यूरिकाटा
जो सबसे ज़्यादा बिटर रहता है, और जो फ्रूट्स हैं वो स्मॉल फ्रूट्स रहते हैं। जनरली बिटर गॉड की तरह जो बाल्सम पियर है या बाल्सम एप्पल जिसे हम कह रहे हैं, वह स्मॉल फ्रूटेड के लिए जाना जाता है। देन मोमोडिका डायोका जिसे कि करतोली और स्पाइन गॉड के नाम से जाना जाता है, एंड मोमोडिका कॉचिनचैलेंसिस जिसे कि स्वीट कार्ड कहा जाता है। मोमोडिका बाल्समिना जिसके फ्रूट्स जो हैं इमेच्योर रहते हैं, जनरली वेजिटेबल और पिकल पर्पस के लिए मोमोडिका बाल्समिना के फ्रूट्स को यूज़ किया जाता है। अब मेजर डिफरेंस की बात करते हैं कि स्वीट कॉर्ड और स्पाइन गॉड में क्या डिफरेंस रहता है। दोनों ही एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं। जो स्वीट कॉर्ड है जिसे कि कॉचिनचैलेंसिस के नाम से जाना जाता है बोटैनिकली, इसके रूट्स जनरली बिग ट्यूबर्स को डेवलप करते हैं, जबकि करतोली और स्पाइन गॉड में जो ट्यूबर्स रहते हैं वो स्मॉल साइज़ के रहते हैं। उसी तरह ट्यूबर्स स्मॉल साइज़ के होंगे, इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस कम हुई होगी, तो लीव्स का जो साइज़ है वो भी स्मॉल रहता है एज़ कम्पेयर टू द स्वीट कॉर्ड। और फ्लावर्स जनरली स्मॉल रहते हैं और येलो कलर के फ्लावर्स पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ककरोल और स्वीट कॉर्ड। स्वीट कॉर्ड के जो फ्लावर्स रहते हैं वो लार्ज फ्लावर्स होते हैं, वाइट टू लाइट येलो कलर के पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है JRF, SRF या नेट के एग्ज़ाम में कि जो स्वीट कॉर्ड है उसमें एंथेसिस किस टाइम पे रहती है। तो स्वीट कॉर्ड की जो एंथेसिस का टाइम रहता है वो है अर्ली मॉर्निंग, और स्पाइन गॉड की जो एंथेसिस का टाइमिंग रहती है वो इवनिंग टाइम में रहती है, यानी कि जो इसकी फर्स्ट फ्लावरिंग की ओपनिंग है वो इवनिंग में पाई जाती है। जनरली फ्लावर्स जो है 72 मिनट्स लेते हैं टू ओपन, और इसके जो करतोली है यानी कि जो स्पाइन गॉड है उसके फ्लावर्स लगभग 7 से 22 मिनट्स का टाइम लेते हैं ओपनिंग के लिए। फ्रूट्स जो हैं करतोली के यानी कि स्पाइन गॉड के जो फ्रूट्स रहते हैं वो राउंड टू ओवल शेप के होते हैं, जबकि स्वीट गॉड के जो फ्रूट्स पाए जाते हैं वो लार्ज और ऑब्लॉन्ग शेप के रहते हैं। इंडिविजुअल फ्रूट वेट की बात की जाए तो स्वीट कॉर्ड का जो फ्रूट वेट है वो 60 to 80 ग्राम रहता है, जबकि स्पाइन गॉड का जो फ्रूट वेट रहता है 10 से 15 ग्राम का पाया जाता है। स्वीट कॉर्ड के फ्रूट्स स्टार्ट कर देते हैं राइपनिंग फ्रॉम द पेरिफेरी टू द इनर साइड, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, जबकि स्पाइन गॉड यानी कि करतोली के जो फ्रूट्स हैं वो उनकी राइपनिंग अंदर से यानी कि इनर साइड से लेके बाहर की तरफ पकना स्टार्ट होता है। तो फ्रूट्स जनरली ककरोल के लाइट ग्रीन से लेके लाइट येलो कलर के पाए जाते हैं, जबकि स्पाइन गॉड के जो फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंने पिक्चर्स में भी बताया डार्क ग्रीन कलर के पाए जाते हैं। स्वीट कॉर्ड बहुत ही टफ स्पाइंस पाए जाते हैं, जबकि जो करतोली रहती है उसमें स्मूथ और फास्ट स्पाइंस कहते हैं, यानी कि ना के बराबर स्पाइंस रहते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं जब भी हम पिकिंग करेंगे इस तरह की गॉड की। एडिबल मैच्योरिटी की बात की जाए तो ककरोल और स्वीट कॉर्ड की जो एडिबल मैच्योरिटी है वो लगभग 26 दिनों में तैयार हो जाता है, जबकि करतोली और स्पाइन गॉड्स लगभग 20 दिनों में एडिबल मैच्योरिटी तक रीच करता है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है शॉर्ट पीरियड के लिए कंटिन्यू रहती है ककरोल में और स्वीट कॉर्ड में, जबकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कंटिन्यूटी में रहती है या आप कह सकते हैं एक लॉन्गर पीरियड के लिए पाई जाती है स्पाइन गॉड में, इसलिए इसे पेरिनियल क्रॉप भी कहा जाता है। नेक्स्ट अबाउट द फूड वैल्यू, जितने भी एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं उनका एक स्पेसिफिक फीचर है और स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स रहता है रिगार्डिंग द फूड वैल्यू, क्योंकि इसमें कैरोटीन का कंटेंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है अमंग ऑल द कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स। इस वेजिटेबल में फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और ये बहुत ही एक चीप सोर्स है विटामिन और मिनरल्स का। एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट की बात की जाए तो बहुत ही रिच सोर्स है एस्कॉर्बिक एसिड में, जो कि लगभग 275 to 0.10 मिलीग्राम पाया जाता है पर 100 ग्राम। और इस वेजिटेबल में प्रोटीन्स की मात्रा रिच पाई जाती है जैसे कि लाइसिन, एंड इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, यानी कि 0.7 ग्राम पर 100 ग्राम आयोडीन पाया जाता है। देन अबाउट द फूड वैल्यू स्पाइन गॉड की जो है मॉइस्चर का जो परसेंट रहता है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन वो लगभग 84.1 ग्राम,
और सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि 3.1 ग्राम रहती हैं, देन आयोडीन 0.7 ग्राम एंड कैरोटीन 162 ग्राम। अदर कंपोजिशन की जाए न्यूट्रिएंट्स की तो मॉइस्चर, एनर्जी, फैट, मिनरल्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स है। उसी तरह से वाइटामिन्स में थायमीन, राइबोफ्लेविन और नायसिन का भी अच्छा सोर्स है स्पाइन गॉर्ड। एंड अगर मिनरल्स की बात की जाए तो कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे जो मिनरल्स हैं वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं स्पाइन गॉर्ड में। अबाउट द यूजेस, यानी कि जो इमेच्योर टेंडर ग्रीन फ्रूट्स हैं उसे हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं, लेकिन जितने भी यंग लीव्स हैं या फ्लावर्स आप कह सकते हैं, इवन ट्यूबरस रूट्स जिन्हें कि मैंने बताया, जिनमें एंटी कैंसरस, एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं ड्यू टू मिथानॉल कंटेंट। तो मेडिसिनल वैल्यू की बात की जाए तो बहुत ही एक अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है और एक क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं आप, क्योंकि लीवर की जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसको करने में भी हेल्प करती है, यानी कि लीवर की हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्पाइन गॉर्ड का। देन जो लीव्स रहती हैं स्पाइन गॉर्ड की वो फीवर को रिड्यूस करने में बहुत ही काम आती हैं। अबाउट द ट्यूबरस रूट्स, अनदर इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है ट्यूबरस रूट्स का एज अ मेडिसिनल पर्पस वो है हेडेक, यानी कि माइग्रेन की प्रॉब्लम को कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देन स्वेटिंग कम करने में, देयर आफ्टर स्टोन यानी कि किडनी स्टोन एंड गॉल ब्लैडर स्टोन जैसे प्रॉब्लम्स को कम करने में भी बहुत ही यूज़फुल रहता है स्पाइन गॉर्ड। देन अबाउट द फ्रूट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू रहती है, कैरोटीन का कंटेंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। जितने भी रॉ फ्रूट्स रहते हैं उन्हें हम एज ए एपिटाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। एंड ट्यूबरस रूट्स का जो अदर मेडिसिनल पर्पस है वो है फीवर, र्यूमेटिज्म और डायरिया को कम करना। नेक्स्ट बात करते हैं सीड्स की। सीड्स जो हैं जनरली यूज़ किए जाते हैं अगेंस्ट द चेस्ट प्रॉब्लम और स्टिमुलेट करते हैं यूरिनरी डिस्चार्ज को। सो यहाँ पे कुछ एडिबल यूजेस बताए गए हैं स्पाइन गॉर्ड को, यानी कि इट कैन बी यूज्ड एज इन करी विद द टैमरिंड एंड पैन फ्राइड केक और पैन फ्राइड स्पाइन गॉर्ड्स एंड देन इट कैन बी स्टर फ्राइड। अनदर इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यूज़ की बात की जाए तो ये बहुत ही रिच सोर्स है फाइटोन्यूट्रिएंट्स का और इसकी वजह से इस जो वेजिटेबल है इसमें कैपेसिटी होती है डायबिटीज़ को कम करने की, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रहती है एंड इवन एंटी एजिंग। देन अबाउट द बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने बताया डायोशियस नेचर की क्रॉप है, मीन्स कि बोथ मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं प्लांट पे वो पाए जाते हैं और पेरिनियल क्लाइंबर है, यानी कि इसमें ट्यूबरस रूट्स पाए जाते हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर फ्रूटिंग करने में हेल्प करते हैं। देन अबाउट द स्टेम, आप यहाँ देख सकते हैं स्टेम इसकी ग्लैब्रस यानी कि चमकदार स्टेम पाई जाती है और रेयरली इस पे प्यूबिसेंस रहती है। जितने भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स रहते हैं उनके स्टेम पे छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं यानी कि हम प्यूबिसेंस कहते हैं। जो लीव्स रहती हैं वो ओवेट शेप की लीव्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डीपली 3 to 5 लोब्ड लीफ पाई जाती हैं। लीफ का जो पिट्यूल रहता है वो लार्ज रहता है, लगभग 1.5 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। This is the plant of spine gourd. These are the leaves and this is the female flower showing the spine gourd production as a fruit, and these are the seeds of the spine gourd. This is the spiny nature of the fruit, यानी कि spines और pubescent पाई जाती हैं fruits के ऊपर। Then these are the tendrils जो है vines को ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। Then about the flower, मेल फ्लावर जो है वो सॉलिटरी यानी कि सिंगली पाए जाते हैं, ग्लैब्रस रहते हैं और जनरली हेयर्स पाए जाते हैं उनकी पेडंकल्स पे, और कोरोला जो है जनरली येलो कलर का कोरोला पाया जाता है। एंड फीमेल फ्लावर्स जो हैं ब्रैक्टिएट यानी कि फीमेल फ्लावर्स में ब्रैकेट पाई जाती है, जैसे कि यहाँ आप इस में देख सकते हैं ब्रैकेट्स, जबकि ये सॉलिटरी है मेल फ्लावर। और जो फ्रूट्स रहेंगे ओवॉइड शेप के फ्रूट्स रहते हैं, जनरली 2.5 to 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग
सीड्स की बात की जाए तो स्लाइटली कंप्रेस्ड सीड्स पाए जाते हैं, लगभग 6 to 7 मिलीमीटर लॉन्ग, और एंथसिस इस क्रॉप में इवनिंग टाइम में पाई जाती है, यानी कि 7 से 22 मिनट लगते हैं फ्लावर ओपनिंग के लिए। और जो रूट्स रहती हैं वो स्पेशल फीचर है इसमें, किसके जो रूट्स हैं उन्हें हम स्मॉल ट्यूबर्स भी कहते हैं, जो कि स्टोरेज ऑर्गन का काम करते हैं और बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। Then this is the flower of the spine god and these are the seeds of the spine god. Here you can see the spine god tubers and this is the spiny nature of the fruit of the spine god. Now about the distinct characteristics. जैसे कि distinct characteristics में मैंने बताया कि इस तरह की exotic vegetable है जिसमें एंथसिस जो है शाम के टाइम पाई जाती है, यानी कि 6 to 7 PM में एंथसिस होती है। और जो क्रॉप है वो लगभग उसमें फ्लावरिंग जो है 30 से 40 दिनों के बाद स्टार्ट रहती है आफ्टर द प्लांटिंग, और ये लगभग 4 से 5 महीने की क्रॉप रहती है। और इसका जो फ्रूट वेट है वो बहुत ही कम रहता है, लगभग 20 ग्राम तक फ्रूट पाया जाता है। देन अबाउट द सम इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेज, इसमें रूट नॉट निमाटोड, कैटरपिलर्स और गॉल फ्लाई की बहुत ही जो एक टॉलरेंस नेचर है वो पाई जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स में, जबकि अदर वेजिटेबल्स में कुकुरबिट्स में इस तरह की टॉलरेंस पावर नहीं रहती। देन अबाउट द वेराइटीज़, इसमें इंदिरा कनदवन जो कि इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से रिलीज वैरायटी है और ये मेजर पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। और इसके जो फ्रूट्स रहते हैं आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन कलर के फ्रूट्स हैं और जनरली फ्रूट का वेट 14 ग्राम पाया जाता है। देन फ्रूट्स जो है लगभग जो फ्रूट्स क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाती है 75 to 80 डेज़ के बाद, यानी कि 4 से 5 महीने की क्रॉप रहती है। और इसके जो ट्यूबर्स रहते हैं वो लगभग 30 से 35 दिनों के बाद, यानी कि स्प्राउटिंग के 30 to 50 डेज़ बाद स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्मेशन करना। देन सीड्स में लगभग 12 to 14% प्रोटीन्स पाई जाती है, यानी कि प्रोटीन्स का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है। ऑन एन एवरेज बात करें फ्रूट यील्ड की तो लगभग 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर फ्रूट यील्ड पाई जाती है फर्स्ट ईयर में, एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो यील्ड है आप देख सकते हैं 15 से 20 क्विंटल्स तक रहते हैं। यानी कि इन क्रॉप्स के जो कमर्शियल लेवल का जो डाटा है रिगार्डिंग द यील्ड वो ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज करता है। देन अबाउट द अर्का नीलाचल श्री, नीलाचल श्री जो है वो क्लोनल सेलेक्शन है, भुवनेश्वर से रिलीज्ड वैरायटी है और इसके जो इस वैरायटी का जो स्पेसिफिक फीचर है वो है एंथ्रेक्नोज और डाउनी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट है। देन ससेप्टेबल वैरायटी है रिगार्डिंग द लीफ ब्लाइट एंड पम्पकिन कैटरपिलर। देन अबाउट द नीलाचल शांति, नीलाचल शांति जो है भुवनेश्वर से रिलीज्ड वैरायटी है और इसका जो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी है, यानी कि फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है और जो प्लांट का स्ट्रक्चर है वो टीजल गॉड की तरह पाया जाता है। देन अबाउट द क्लाइमेट, यानी कि किस तरह के क्लाइमेट में ग्रो की जाती है क्रॉप। वार्म सीजन की क्रॉप है तो जनरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है, यानी कि वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में इस क्रॉप को सक्सेसफुली ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की। तो टेम्परेचर जो है लगभग 25 से 40 डिग्री सेल्सियस, हाई ह्यूमिडिटी और एवरेज रेनफॉल 150 to 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। देन अबाउट द वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्रूटिंग की एक्सीलेंट ग्रोथ के लिए टेम्परेचर लगभग 32 to 40 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, जो कि बहुत ही कंड्यूसिव टेम्परेचर है स्पाइन गॉड की डेवलपमेंट के लिए। देन अबाउट द सॉइल, बहुत ही हार्डी क्रॉप है स्पाइन गॉड, इसलिए इसकी जो कल्टीवेशन है वो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स में की जाती है, जो कि रिच रहनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर में, यानी कि वहाँ पे गुड ड्रेनेज की फैसिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और पीएच लगभग 6 to 7 होनी चाहिए। स्पाइन गॉड जिसे कि हम समर सीजन की क्रॉप भी कहते हैं और समर वेजिटेबल के नाम से जानते हैं, तो इस क्रॉप को रेनी सीजन में भी ग्रो किया जा सकता है, यानी कि ट्रॉपिकल प्लेन्स में जनवरी टू फरवरी एज अ समर क्रॉप और जुलाई टू अगस्त में एज अ रेनी सीजन क्रॉप ग्रो किया जाता है। देन अबाउट द सोइंग टाइम,
अगर इस क्रॉप को ट्रॉपिकल्स में यानी कि समर मंथ्स में ले रहे हैं तो अप्रैल में ग्रो किया जाएगा, सोइंग की जाएगी। और जो प्लांटिंग का बेस्ट टाइम है ट्यूबर्स का वो फेब टू मार्च रहता है। अगर सीड्स के थ्रू प्रोपगेशन की जा रही है तो लगभग 1 से 2 kg सीड्स पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड रहते हैं पर एकड़। देन सीड्स को जो राइप फ्रूट्स रहते हैं उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए फर्मेंटेशन मेथड का जनरली यूज़ किया जाता है सो दैट जो ड्राइड सीड्स हैं उनसे जो राइपन फ्रूट हैं उन्हें डिटैच किया जा सके। देन अबाउट द ट्यूबर्स, अगर ट्यूबर्स के थ्रू प्लांटिंग करनी है तो लगभग 3000 से 5000 ट्यूबर्स को पर एकड़ में प्लांट किया जाता है। प्रोपगेशन के 3 मेथड्स हैं। फर्स्टली सीड्स जैसे कि 1 to 2 kg सीड पर एकड़, ट्यूबरस रूट्स 3000 to 5000, देन कटिंग्स। देन अबाउट द सीड प्रोपगेशन, अगर सीड्स के थ्रू प्रोपोगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले सीड की डोमेंसी को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सीड की डोमेंसी को ब्रेक करने के लिए जो फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्रूट्स रहते हैं यानी कि जो हार्वेस्टेड राइपन फ्रूट रहेंगे जहाँ से सीड्स को एक्सट्रैक्ट करना है उसे फर्मेंटेशन मेथड से सबसे पहले डिटैच किया जाएगा फ्रॉम द फ्रूट। देन सीड की डिपिंग की जाएगी टैप वाटर में सो दैट कि जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो स्टिमुलेट हो सके। देन सीड की जर्मिनेशन को एनहांस करने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का होना बहुत ही आवश्यक है। सीड की डोमेंसी को ब्रेक करने के लिए या फिर सोइंग से पहले सीड की ट्रीटमेंट जिबरेलिक एसिड के साथ की जानी चाहिए सो दैट कि अर्ली जर्मिनेशन हो सके, बेटर रूट की डेवलपमेंट, बेटर रूट शूट की डेवलपमेंट हो सके और मोर नंबर ऑफ फ्रूट्स पर सीडलिंग ऑब्टेन कर सकें। जो मेजर प्रॉब्लम रहती है सीड प्रोपगेशन में वो है मेल टू फीमेल रेशो। यानी कि अगर मेल टू फीमेल रेशो जो है प्रोपगेशन के टाइम सही रहेगी तभी फ्रूट में जो सीड्स रहेगा उससे इजीली प्रोपगेट किया जा सकता है क्रॉप को ऑन द कमर्शियल बेसिस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर के सीड्स रहते हैं राइप फ्रूट के अंदर, पके हुए फ्रूट्स में, और 3 से 4 दिनों के बाद ड्राई करने के बाद इन्हें शेड में एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एंड देन इनकी ड्राइंग की जाएगी। उसके बाद 10 से 15 दिनों के ड्राइंग के बाद सीड्स को इस तरह से देखने को मिलेंगे, हल्के ब्राउन कलर के। डन बाय द ट्यूबर्स, अगर प्रोपगेशन जो है ट्यूबर्स के थ्रू कर रहे हैं यानी कि ट्यूबर्स रूट्स के थ्रू की जा रही है तो लगभग 4 से 5 महीनों की जो डोर्मेंसी पीरियड है ट्यूबर्स का उसे ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट कि एक हेल्दी प्लांट को ऑब्टेन किया जा सके। ट्यूबर्स जनरली 2 से 3 ईयर्स ओल्ड प्लांट के पाए जाते हैं जो कि बेस्ट रहते हैं प्रोपगेशन पर्पज़ के लिए। और ट्यूबर्स की हम कटिंग करेंगे यानी कि ट्यूबर्स के पीसेस बनाएंगे लगभग 80 से 120 ग्राम के। तो उन्हीं ट्यूबर्स को हम यूज़ करेंगे जिनमें बर्ड्स यानी कि आइज़ की फॉर्मेशन रहती है सो दैट कि वहाँ से जो स्प्राउटिंग है वो इजीली हो जाए। देन प्लांटिंग के लिए लगभग जो सितंबर अक्टूबर से लेके फेब मार्च तक का जो टाइम रहता है वो बेस्ट रहता है। एंड ट्यूबर्स के थ्रू अगर प्रोपगेशन की जा रही है तो ट्यूबर्स को लगभग 1% थायोरिया के साथ ट्रीट किया जाता है। देन हियर यू कैन सी द फीमेल ट्यूबर्स for the propagation purpose sorry, and these are the adventitious root tubers from the vine cuttings. Then by vine cuttings जो है जनरली डार्क ग्रीन कलर की वाइन्स को हम सेलेक्ट करेंगे कटिंग्स के लिए जो कि लगभग 2 से 3 मंथ ओल्ड क्रॉप के लिए जाती है। वाइन कटिंग्स में 2 से 3 नोड होना बहुत ही ज़रूरी है सो दैट वहाँ से एक अलग सी ग्रोथ प्रोलिफरेट हो सके। कटिंग्स को ट्रीट किया जाएगा IAA के साथ यानी कि रूटिंग हार्मोन्स के साथ सो दैट वहाँ पे रूटिंग जो है वो प्रमोट हो सके कटिंग्स में। देन उन्हें सैंड बेड के ऊपर लेट किया जाएगा और प्लांटिंग की जाएगी कटिंग्स की। जैसे ही स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी और रूट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी लगभग 15 से 20 दिनों के बाद आफ्टर द प्रोपगेशन, उसके बाद ही हम उस जो कटिंग्स रहती हैं उन्हें मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग्स को जो प्रोपगेशन के लिए यूज़ किया गया तो रूटिंग बनने के बाद ही इन्हें मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। देन अबाउट द फील्ड प्रिपरेशन,
तो फील्ड के लिए जो प्रिपरेशन है वो डीप प्लोइंग और लगभग 2 से 3 प्लोइंग होना बहुत ही आवश्यक है। और वेल रॉटन ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि FYM लगभग 10 से 15 टन पर एकड़ जो है इम्पॉर्टेंट है आफ्टर द प्लोइंग, सो दैट सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट बात आती है कि प्लांटिंग, यानी कि जब आपने सॉइल को प्लो कर लिया, टिलिंग कर ली, सॉइल की लेवलिंग की कर ली, तो प्लांटिंग कैसे की जाए। तो प्लांटिंग जनरली हम रेस्ड बेड के ऊपर करेंगे और रेस्ड बेड में हम पिट्स बनाएंगे लगभग 60 बाय 60 बाय 60 सेंटीमीटर के। देन हम उन पिट्स में FYM और कुछ सॉइल को इनकॉर्पोरेट करेंगे, मिक्स करेंगे और देन ट्यूबरस रूट्स को प्लांट करेंगे, यानी कि एक पिट में 2 ट्यूबर रूट्स को प्लांट किया जाएगा, सो दैट एक सिंगल जो प्लांट है जिसे स्पाइन गॉर्ड कहा जा रहा है वो ऑब्टेन किया जा सके। क्योंकि स्पाइन गॉर्ड की डायोशियस नेचर रहती है, इसीलिए 2 प्लांट्स को प्रोपेगेट करना बहुत ही ज़रूरी है एक सिंगल पिट में। देन अबाउट द स्पेसिंग और सोइंग डेप्थ, स्पेसिंग जो रिकमेंडेड स्पेसिंग है वो लगभग 1 से 2 मीटर रहनी चाहिए 2 रिजेस के बीच की, और 60 to 90 सेंटीमीटर 2 प्लांट्स के बीच की। स्पेसिंग को अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस या स्टेकिंग के पर्पस के अकॉर्डिंगली भी ऑल्टर किया जा सकता है। देन अबाउट द सोइंग डेप्थ, सीड्स को जनरली 2 से 3 सीड्स को अगर हम सोइंग कर रहे हैं पिट में या फिर रेस्ड बेड्स के ऊपर, तो जैसे ही सोइंग से प्रोपगेशन स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम उनकी थिनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। थिनिंग सिर्फ उसी सीडलिंग की करेंगे जो अच्छे से ग्रो नहीं हुई होगी, यानी कि जो सीडलिंग्स बेटरली ग्रो कर जाएंगी उन सीड्स को या उन सीडलिंग्स को हम थिन्ड आउट नहीं करेंगे। देन अबाउट द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में 15 से 20 टन पर हेक्टेयर FYM एंड एप्लीकेशन ऑफ NPK यानी कि यूरिया, SSP और MOP का जो स्प्रे किया जाएगा या फिर जो बेसल डोज दी जाएगी वो लगभग 120 to 80 kg पर हेक्टेयर। सॉरी। देन अबाउट द यूरिया जो कि नाइट्रोजन की डोज को कंप्लीट करता है, तो यूरिया की एप्लीकेशन यानी कि नाइट्रोजन हाफ डोज देंगे हम जब हम प्लांटिंग करेंगे और रिमेनिंग हाफ डोज बिफोर फ्लावरिंग। देन अबाउट द इरिगेशन, यानी कि जो पहले इरिगेशन है वो सोइंग के इमीडिएटली की जाएगी आफ्टर द सोइंग, सो दैट की जो सीड की जर्मिनेशन है या जो सीडलिंग्स का स्टैंड है वो प्रॉपर हो सके। अगर कटिंग्स के थ्रू प्रोपगेशन की जा रही है तो कटिंग्स के एस्टैब्लिशमेंट प्रॉपर हो सके, इसलिए फर्स्ट इरिगेशन आफ्टर सोइंग की जाएगी। देन अबाउट द सब्सिक्वेंट इरिगेशन, यानी कि डिपेंड करता है कि प्रेजेंट मॉइस्चर लेवल कितना है, उसके बेस पे ही प्रिवेलिंग कंडीशंस में इरिगेशन दी जाएगी। ड्राई स्पेल्स में जो इरिगेशन है वो लगभग 1 से 2 इरिगेशंस वीकली इंटरवल में, और समर मंथ्स में फ्रिक्वेंट वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्रॉपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए इरिगेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। सॉरी। अगर रेनी सीजन की क्रॉप आप ले रहे हैं तो प्रॉपर ड्रेनेज की जो फैसिलिटी है वो इम्पॉर्टेंट है, सो दैट कि वाटर लॉक्ड कंडीशन की वजह से जो क्रॉप है वो डैमेज ना हो सके। वीड कंट्रोल के लिए वीडिंग का करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अर्ली स्टेजेस में जब वाइन की ग्रोथ हो ही रही होती है उसी टाइम हम वीडिंग स्टार्ट कर देंगे। लगभग 2 से 3 वीडिंग करेंगे, मैनुअल वीडिंग या हैंड होइंग भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ PGPR यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया कह सकते हैं या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कह सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन बहुत ही नेसेसरी है क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो डायोशियस नेचर के पाए जाते हैं। तो AgNO3 को हम स्प्रे करेंगे सो दैट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की अपीयरेंस हो सके पर वाइन। एंड देन ट्रेनिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
स्पाइन गॉड की कल्टीवेशन में, क्योंकि गॉड की जो नेचर है वो क्लाइंबिंग नेचर है, यानी कि वाइन्स के थ्रू ये क्लाइंब करेगी. सो दैट ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, क्योंकि अगर प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए किसी भी क्रॉप की तो ट्रेनिंग को करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ट्रेनिंग की वजह से गुड यील्ड ली जा सकती है और अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं. 3 तरह के ट्रेनिंग सिस्टम पाए जाते हैं कुकुरबिटेशियस क्रॉप में. फर्स्टली सिंगल स्टेक सिस्टम, देन बावर सिस्टम एंड निफिन सिस्टम. सो बावर और निफिन सिस्टम जो है थोड़े एक्सपेंसिव सिस्टम है. सो इस सिस्टम में ज़्यादा जो टाइम है या ज़्यादा मनी को वेस्ट नहीं किया जाएगा. सो अगर ज़्यादा ऑब्टेन करनी है यील्ड या अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स लेने हैं तो वर्टिकल नेट रैली सिस्टम पे के ऊपर भी ट्रेनिंग की जा सकती है. वर्टिकल नेट रैली सिस्टम में हैंड जो पॉलिनेशन है वो इजीली प्रेफर की जा सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम, क्योंकि डायोशियस नेचर की क्रॉप है और पॉलिनेशन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल स्टिक सिस्टम एंड दीज आर द बावर सिस्टम. ये कमर्शियल लेवल पे क्रॉप ग्रो की गई है स्पाइन गॉड की, और किस तरीके से गॉड की जो ट्रेनिंग है वो की गई है. एंड देन आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स अलॉन्ग विद द हाई यील्ड. देन हार्वेस्टिंग. स्पाइन गॉड के जो फ्रूट्स हैं लगभग 25 से 27 दिन लेते हैं टू मैच्योर. सो मार्केटेबल फ्रूट्स को 12 दिनों के आफ्टर फ्रूट सेटिंग के 12 दिन के बाद ऑब्टेन किया जा सकता है, यानी कि जो पहली फ्रूट सेटिंग या फ्रूट ऑब्टेन करेंगे वो लगभग 75 to 85 डेज. एंड देन जो सेकेंड ईयर में आप फ्रूट लेंगे वो 35 से 40 दिनों के बाद आपको फ्रूट मिल जाएंगे. सो 5 से 6 साल तक इसी तरह से जो फ्रूटिंग है वो ऑब्टेन की जा सकती है. देन जो फ्रूट यील्ड है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी जैसे ही जो वाइन है वो उसकी जो एज है वो ज़्यादा होएगी, यानी कि 5 से 6 साल के बाद जो वाइन की नेचर है ज़्यादा बियरिंग कैपेसिटी की वो कम हो जाएगी. देन अबाउट द किस स्टेज पे फ्रूट्स को हार्वेस्ट किया जाए, तो फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग की जो बेस्ट स्टेज है वो है मैच्योर ग्रीन स्टेज, यानी कि जब टेंडर फ्रूट्स रहें और सीड की प्रोडक्शन के लिए फ्रूट्स को हम वाइन के ऊपर ही लेफ्ट कर देंगे, यानी कि वहीं पे छोड़ देंगे. और वहाँ से जब हम सीड्स देखेंगे कि जो फ्रूट हैं वो राइपन होना स्टार्ट हो गए हैं, इट मीन्स कि जो सीड है वो रेड होना स्टार्ट हो गया होगा, तभी हम फ्रूट्स को हार्वेस्ट करेंगे. सेकेंड जो एस्पेक्ट रहेगा सीड प्रोडक्शन के लिए वो फ्रूट की हार्वेस्टिंग में रहेगा कि जब चेंज हो जाएगा कलर का फ्रूट का फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज. अगर हम डिले कर रहे हैं हार्वेस्टिंग में फ्रूट्स की या तो जो सीड है वो हार्ड होना स्टार्ट हो सकता है. सो हार्डनिंग की वजह से जो प्रोपगेशन है वो डिले हो सकती है, यानी कि डॉर्मेंसी ज़्यादा हो जाएगी सीड्स में. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच्योर ग्रीन स्टेज हार्वेस्टिंग के लिए फॉर द वेजिटेबल पर्पस, एंड दीज आर द हार्वेस्टेड स्पाइन गॉड्स. So it is all about the spine god. Thank you everyone.